हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी तक के लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने चार्ज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली कि चार्ज किस तरीके से किसी भी बॉडी में जनरेट होता है बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसमें हमने देखा था कि किस किस टाइप में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, किस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। इस टाइप के कुछ छोटे छोटे हमने वीडियो देखे थे। ठीक है। अब हमने इसमें पहले फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पढ़ा था, और फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाना, और एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाना और दूसरी बॉडी में नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाना। ये सारी टर्म्स अभी तक पढ़ ली थी। बट अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर डेफिनेशन। फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन, इन सभी चीज़ों के बारे में एक डिटेल वीडियो मैं इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं टर्म डिफाइन करूं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, फिर दोबारा से प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के कैसे जनरेट होता है, किन किन केसेस में फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट कर रही होती है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करा है अभी तक। ठीक है ना। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच it produce and experience electrical and magnetic effect। देखिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हर एक मैटर के अंदर, मैटर के जो सब पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर एग्जिस्ट करती है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। तो अब अभी तक हम लोगों ने सभी ने पढ़ रखा है कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल एटम होता है, एटम न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है। इस तरीके से ये न्यूट्रल एटम की बात कर ली हम लोगों ने। इसके बाद हमने ये भी बता लिया कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा बाहर, अगर मैं इसमें, ये हमारे पास ये मैंने ये बात कर ली कि अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, इस पर 6 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा इस बॉडी के ऊपर, डेट इज इक्वल टू 6e। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दूंगा तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दूंगा तो यहाँ पे 6e चार्ज जनरेट हो जाएगा, डेट इज़ माइनस 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 कुछ इस तरीके का नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप लोगों को पता है। और ये पॉजिटिव चार्ज जो जनरेट होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर मैं इस न्यूट्रल बॉडी का मास कैपिटल M मान लेता हूँ तो इस जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी का जो मास है वो m डैश में मानता हूँ, और m डैश की वैल्यू लेस देन कैपिटल M होगी। क्यों? क्योंकि इसमें से m डैश इसका मास मैंने माना जिस बॉडी का पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो इससे रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कि इस बॉडी का मास जो होगा m डैश की वैल्यू होगी वो m-6e हो जाएगी। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे इसमें मैंने 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल दिए, किसी भी तरीके से डाले हैं, किसी भी तरीके से इसके अंदर आए हैं,
वो मैटर यहाँ नहीं कर रहा। तो यहाँ पे m डबल डैश मैंने इस बॉडी का मास माना, इस बॉडी का मास m डबल डैश माना, और इस m डबल डैश का मास जो होगा, इस बॉडी नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास जो होगा वो ग्रेटर देन m हो जाएगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक्स्ट्रा आ गए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोगों ने एक और पॉइंट डिस्कस करना है यहाँ पे। हम लोगों ने ये पता है कि ये जो पॉइंट चार्ज हो गए, पॉइंट चार्ज मैंने ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, लाइक पॉइंट चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट पॉइंट चार्ज, यहाँ पे ये जो है लाइक चार्ज ये पॉजिटिव भी हो सकता है, यहाँ पे दूसरा नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज बना देता हूँ। तो ये लाइक चार्ज जो है ये है एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे मैं ये इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे भी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे भी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना। लाइक चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट अगर मैं बात करूँ अपोजिट चार्जेस की, ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकेंड। अपोजिट चार्जेस जो हैं वो क्या होगा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये हम बात कर रहे हैं पॉइंट चार्जेस की, ठीक है ना, पॉइंट चार्जेस की, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पे नोट करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए एक चार्ज बॉडी जो है वो न्यूट्रल बॉडी को और अपोजिटली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, बट रिपेल ओनली ऑन सिमिलर चार्ज बॉडी को कर सकती है। तो ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चार्ज बॉडी में अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी और एन अपोजिटली चार्ज बॉडी। ये बात अभी फिलहाल के लिए याद रख लीजिए, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो उस पॉइंट पे हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि एक चार्ज बॉडी जो है वो अट्रैक्ट कर सकती है न्यूट्रल बॉडी को और अपोजिटली चार्ज बॉडी को। बट यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि यार अगर एक दोनों सिमिलर टाइप के चार्ज बॉडी हैं तो वो रिपेल है ना, और दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बट यहाँ पे ड्यू टू द इंडक्शन, यहाँ पे जो होगा इंडक्शन की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये अभी फिलहाल पॉइंट का यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये हम इंडक्शन वाले टॉपिक में, है ना। जो चार्ज की वजह से जो इंडक्शन क्रिएट हो रहा होगा किसी न्यूट्रल बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अट्रैक्ट जो है वो न्यूट्रल बॉडी को भी डिस्कस कर सकता है और अपोजिटली चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है एक चार्ज बॉडी, ठीक है ना। जबकि हम लोगों ने क्या पढ़ा, हाँ ठीक है। बट अब अगर हम बात करें कि रिपल्शन की बात करें, तो रिपल्शन, बट ए चार्ज बॉडी repels similarly charged body। ध्यान रखना कि हमेशा एक चार्ज बॉडी सिमिलर टाइप के चार्ज बॉडी को रिपेल करेगा। तो इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं so that we can say that repulsion is the that repulsion is a sure test of electrification। sure test of electrification। तो ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पॉइंट को लर्न रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज के आगे फर्दर अगर हम बात करें तो
इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज। तो अगर हम बात करें एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होगा वो होगा एम्पियर इनटू सेकेंड और कूलम। कूलम, जिसको हम लोग कैपिटल सी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा एसआई यूनिट ऑफ चार्ज हो गया, जिसको हम लोग एम्पियर इनटू सेकेंड, ये आप लोग पढ़ोगे क्योंकि हमें पता है कि आई इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। तो ये हो जाएगा आई इधर आ जाएगा, डी टी इधर आ जाएगा और ये डी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आई का जो यूनिट होगा वो हो जाएगा एम्पियर, और ये टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकेंड, और चार्ज ये हमारा चार्ज की यूनिट हो गई, ठीक है ना, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना यहाँ पे, यूनिट ऑफ चार्ज। और इस टर्म को हम लोग कंप्लीट एक सिंगल टर्म में यूज़ करते हैं, डेट इज इक्वल टू कूलम। एम्पियर सेकेंड को हम लोग कूलम भी कह सकते हैं, तो ये कूलम जी है वो एसआई यूनिट है, क्लियर। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना कि अगर मैं इसके स्मॉलर यूनिट की बात करूँ, तो स्मॉलर यूनिट की बात करूँ इस कूलम के लिए, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं मिली कूलम, माइक्रो कूलम भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल एम सी लिखा हुआ है, दिस इज मिली कूलम, एंड म्यू सी लिख रखा है, ये माइक्रो कूलम है, क्लियर। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इसमें एक सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज होगा क्या, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज जो होगा वो ध्यान रखिएगा, उसे हम लोग कहते हैं स्टैट कूलम, स्टैट कूलम। ये सीजीएस यूनिट है, इसको हम लोग और ई इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये सीजीएस यूनिट होती है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं 1 कूलम की, तो 1 कूलम जो होता है वो होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। कितना होता है? स्टैट कूलम, क्लियर। ये हमने एसआई यूनिट की बात कर ली और सीजीएस यूनिट की बात भी कर ली। अगर हम बात करें डायमेंशन फॉर्मूला की, डायमेंशन की बात कर लेते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला होगा Q का, डेट इज इक्वल टू A × T। A इज द डायमेंशन ऑफ I, है ना, करंट, एंड T इज द कैपिटल T, टाइम, है ना। तो Q का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो होगा AT। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो ये हम लोगों ने यूनिट और उसके डायमेंशन फॉर्मूला की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने चार्ज के फिनोमिना के बारे में पढ़ा, चार्ज होता क्या है, चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा होता, थोड़ा बहुत हम लोगों ने उसके बारे में बात करी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। तो चार्ज क्या होता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे चार्ज की सबसे एक खास प्रॉपर्टी जो होगी वो होगी इट कैन बी ट्रांसफरेबल। तो ट्रांसफरेबल ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की, ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल, ठीक, ये ट्रांसफरेबल है। तो अब यहाँ पे चार्ज के लिए मैं लिख सकता हूँ इट कैन बी ट्रांसफर्ड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुआ जा सकता है, ठीक है ना। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की, तो एसोसिएटेड विद मास, एसोसिएटेड विद मास। हम
चार्ज की वैल्यू के बारे में या चार्ज के बारे में सोच भी नहीं सकते जब तक किसी बॉडी की उसके अंदर मास एग्जिस्ट ना कर रहा हो। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिख लेते, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, विदाउट मास। बट इट्स रिवर्स इज नॉट ट्रू, बट its reverse is not true। इस चीज को समझिएगा कैसे, देखिए समझिएगा, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज जनरेट कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। एक जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे ये एक न्यूट्रल बॉडी है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो ये एक न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी। और इस बॉडी के ऊपर चार्ज क्या है? चार्ज जीरो है, चार्ज जीरो है। बट इस बॉडी के पास मास पॉसिबल है, बट मास इज प्रेजेंट। क्लियर? बट अगर मैं बात करूं एक इसी बॉडी में से, इसी न्यूट्रल बॉडी में से मैं अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता हूं, जैसे मैंने अभी लास्ट उसके अंदर बताया था, ठीक, इस तरीके से अगर मैं बोलूँ तो इसमें से मैंने क्या करा, 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो इस पे क्या होगा? इस पे अगर मैं बात करूँ 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूंगा तो इस पे 6 पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में आ जाएगा, है ना, मतलब कि डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज जनरेट हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा। तो ये 6 पॉजिटिव चार्ज इस पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर निकाल दिया, तो इस पे एक्सेस में कौन से चार्ज जनरेट हो गए? 6 पॉजिटिव चार्ज, है ना। इसकी वजह से इस बॉडी के ऊपर चार्ज हो जाएगा। क्या ये बॉडी, ये जो बॉडी है, इसका मास जीरो हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें मास इज प्रेजेंट, चार्ज भी प्रेजेंट है, चार्ज इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो चार्ज बिना मास के पॉसिबल ही नहीं है, बिना मास के पॉसिबल चार्ज होगा ही नहीं। क्योंकि भाई अगर इसके अंदर प्रोटॉन है या फिर प्रोटॉन है, एक्सेस में प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का भी तो कुछ मास है। क्लियर? तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ठीक है, एक नेक्स्ट अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये चीज ध्यान रखना है, चार्ज फॉर अ सिस्टम, चार्ज always remains कंजर्व, ठीक है। it cannot be created nor destroyed, तो ये बात ध्यान रखना कि चार्ज हमेशा किसी भी सिस्टम के ऊपर कंजर्व रहेगा। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो किसी भी एक, अगर मैं पूरे यूनिवर्स के अंदर की बात करूं तो पूरे यूनिवर्स एक सिस्टम मैंने मान लिया, और उस सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो फिक्स है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चार्ज फिक्स है, और वो ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, हाँ, है ना। तो ये बात ध्यान रखना है सिस्टम के अंदर, है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ, जैसे हमने ये एक सिस्टम मान लिया, क्लियर, एक सिस्टम मैंने मान लिया, और यहाँ पे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, एक और ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट, क्लियर, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक। जब मैं इन दोनों को क्या करता हूँ आपस में, जब ये हमारा पूरा सिस्टम है, ये हमने मान लिया सिस्टम के अंदर ये 2 टाइप की बॉडी मैंने कंसिडर करी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब मैंने इन दोनों बॉडी को आपस में रब करा, आपस में जब मैं रब करूँगा तो क्या होगा, इसमें एक बॉडी के ऊपर, एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। कब ट्रांसफ़र हुआ? मैंने जब रब करा। तो रब करने की वजह से इसके बाद यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इस
ए वाली बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ए बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, कुछ भी एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो एन पॉजिटिव चार्ज हो गए इस पे जनरेट, एन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गए और एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गए। ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि तो जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। अगर मैं बोलूँ कि पहले इनिशियली सिस्टम के ऊपर क्यू नेट चार्ज जो था वो 0 था, तो अभी भी सिस्टम का नेट चार्ज सिस्टम का क्या हो गया बेटा, 0 ही होगा, है ना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिस्टम की, क्लियर। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं चार्ज के बारे में। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा, जिसको मैं ई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्लियर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर से सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा, ये आगे आप लोग पढ़ोगे। और थर्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो एक कोई भी एक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी जनरेट कर सकता है। तो अब यहाँ पे मैं एक एक करके मैं इन सभी को डिस्कस करने वाला हूँ। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये एक इसकी जो वेलोसिटी ये रेस्ट में प्रेजेंट है, कैसे है, रेस्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो चार्ज जो है ओनली ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अपने चारों तरफ, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो चार्ज अगर हमारा रेस्ट में है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इफ चार्ज इज इन रेस्ट स्टेट then it can produce electric field only, it produce electric field only, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बी पार्ट की, बात करता हूँ बेटा। बी पार्ट में क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है ना। पहले वाला चार्ज क्या था, रेस्ट स्टेट में था। अगर ये कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस कंडीशन में ये ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी वेक्टर दोनों ही प्रोड्यूस करेगा, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तो होगा क्या, ये जैसे ही ये चार्ज यहाँ पे, ये वाला चार्ज इस पोजीशन से, मैं एक मिनट, जैसे ये चार्ज यहाँ से इस तरीके से मूव करेगा तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा ही, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा ही, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, अभी मैं बताता हूँ कैसे होगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ऐसे ही अगर ये वाला जो पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को
इस पूरे सिस्टम को मैं इस तरीके से आगे की ओर लेके जाऊंगा तो ये पूरा सिस्टम आगे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जनरेट होता हुआ जाएगा। तो ये जो बी वेक्टर जो है, ये मैं इस वाले सिंबल से यूज कर देता हूँ, इस वाले पेन से यूज कर देता हूँ, दिस इज बी वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट हो रहा है ये मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे पार्टिकल हमारा रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली कब जनरेट होगा, जब वो पार्टिकल रेस्ट में हो। अगर ये मोशन में आ गया तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। यहाँ पे मैंने ये जो पिंक कलर के पेन से रिप्रेजेंट कर रखा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो स्काई ब्लू कलर के से पेन रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने, वो क्या है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे व्हेन चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन, इफ चार्ज इज in uniform motion, then it produce electric field and magnetic field। क्लियर, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सी पार्ट। सी पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म मोशन से नहीं मूव कर रहा, अब ये एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कर रहा है। अब ये वी वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, मतलब कि एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, एक्सेलरेटेड होगा, ठीक है ना। तो अब अगर ये चार्ज एक्सेलरेटेड है तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, ये बात ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ ये रेडिएशन को भी इमिट आउट करता रहेगा। तो रेडिएशन को मैं वाइट कलर के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ईएम रेडिएशन को भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी रेडिएट करता रहेगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे पिंक कलर से मैंने रिप्रेजेंट करा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, एंड ब्लू कलर के पेन से, स्काई ब्लू कलर के पेन से मैंने रिप्रेजेंट करा है मैग्नेटिक फील्ड को, और वाइट कलर के पेन से रिप्रेजेंट कर रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा हो या फिर एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलता रहता है। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो डेट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए इस चीज़ को समझने के लिए आप लोगों को ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर मैं किसी भी मैटर के ऊपर चार्ज किस तरीके से जनरेट करा रहा हूँ, उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन या तो उसके अंदर डलवा रहा हूँ, उसके अंदर एक्सेस में डलवा दे रहा हूँ, या फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन को डेफिशिएंट करवा दे रहा हूँ। तो एक्चुअल में अगर मैं सबसे कम चार्ज में कब जनरेट करूँगा, जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन या तो डालूंगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल दूंगा, है ना। तो जो बेसिक एलिमेंट्री चीज़ है चार्ज के लिए, वो क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन है। तो जो सबसे बेसिक जो चार्ज जो जनरेट होगा डेट इज इक्वल टू ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटा चार्ज जो होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं इसको क्वांटा ऑफ चार्जेस। तो इफ ए चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
on an electron is 1.6 into 10 की पावर minus 19 कूलम is taken as elementary unit. This is called quanta of charge. ठीक है, चार्ज इसी फॉर्मेट में, इसी पैकेट, इसी की फॉर्मेट में निकल रहा है। तो अब होगा क्या अगर मैं बोलता हूँ कि एक हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है, एक हमारे पास ये बॉडी है न्यूट्रल है, ठीक। तो इसमें जो चार्ज जनरेट होगा वो किस तरीके से जनरेट होगा। मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट निकाला तो क्यू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 2 इलेक्ट्रॉन, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसमें से आधा इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, आधा इलेक्ट्रॉन निकालूं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पे क्या निकाल सकता हूँ, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, या 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, या 10 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो एक होल नंबर में निकल रहे हैं, तो ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन जब मेरे पास होल नंबर में निकल रहे हैं तो यहाँ पे जो चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर जनरेट होगा वो एक होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ पे जो ये n जो है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर कर रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो वो साइन आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं n इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कुछ भी जनरेट हो सकता है, वो डिपेंड करता है अगर मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूं या इसके अंदर डालूं, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को सुन में आ गई होगी। ऐसा नहीं है कि हम इसमें से आधे इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन में हम लोग n की वैल्यू नहीं पुट कर सकते। तो ये बात ध्यान रखना कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि द चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो द चार्ज on any body will be an integral multiple of electron, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे n की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 2 3 डैश अप टू n, कुछ भी होल नंबर में पुट करना, बट ध्यान रखना है होल नंबर के अंदर पुट करोगे तभी आपके पास आएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, नोट ए बॉडी कैन नेवर बी +2/3 इलेक्ट्रॉन, या फिर 5.2 इलेक्ट्रॉन, या फिर 6.4 होल नंबर या फ्रैक्शन, इस तरीके से वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -5 इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा। तो इन किसी भी बॉडी के ऊपर इस तरीके से चार्ज जनरेट नहीं हो सकता। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।